वेलकम बच्चों, नवोदय एकेडमी में मैं हूं अरुण चौधरी। आज हम इस क्लास में हमारे नवोदय में पूछे जाने वाले अनुच्छेद या गद्यांश की तैयारी करेंगे। आज हमारा अनुच्छेद नंबर 3 रहेगा। इससे पहले हम 2 अनुच्छेदों को कंप्लीट कर चुके हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, उसके बाद उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए बिल्कुल देरी नहीं करते हुए करते हैं स्टार्ट। तो ये आपके सामने आपका आ गया है अनुच्छेद नंबर 3। आपको इसको पढ़ना है, समझना है, फिर हम इसके प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। पृथ्वी के भाग सदा गतिशील रहते हैं। मतलब इसमें बात हो रही हमारी पृथ्वी की। पृथ्वी किसे कहते हैं? जिस पे हम रहते हैं वही हमारी क्या है? पृथ्वी। और ये बोल रहा है पृथ्वी के भाग सदा गतिशील रहते हैं। मतलब जो पृथ्वी होती है उस पे जो भी भाग बने हुए, जैसे पृथ्वी हमारी गोल होती है जिस पे हम रहते हैं, और इसके भाग होते हैं। इसके भाग मतलब इस पे जो भी चीजें, पर्वत, नदी, सब चीजें गतिशील होती है। गतिशील का मतलब होती है जो लगातार चलता रहे, जिसमें कोई भी रुकावट ना हो। गतिशील है, लगातार चलता रहे, उसे हम बोलते हैं गतिशील, लगातार चलना। तो पृथ्वी हमारी गोल है और इसके जो भाग हैं वो हमेशा चलते रहते हैं। सदा मतलब हमेशा, ऐसा नहीं कि कभी रुक जाते हैं फिर चलते हैं, कभी रुक जाते हैं फिर चलते हैं, नहीं, हमेशा चलता रहता है। आगे, पूरे पर्वत और महाद्वीप भी चलते रहते हैं। मतलब ये जो पृथ्वी है उस पे पर्वत भी है, महाद्वीप भी। पर्वत मतलब जो पहाड़ होता है उसी को हम पर्वत बोलते हैं, और महाद्वीप। देखिए हमारी जो पृथ्वी होती है उसके 2 भाग होते हैं। पहला होता है जल और दूसरा होता है थल। जल वहाँ स्थान होता है पृथ्वी पे जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो जल ही होता है, और थल मतलब होता है ये जहाँ पे हम रहते हैं। तो जो जल होता है उसे हम बोलते हैं महासागर, और जो थल होता है, ठीक है, जिस पे हम रहते हैं उसे हम बोलते हैं महाद्वीप। तो हम जिस भाग पे रहते हैं पृथ्वी के उसको हम बोलते हैं महाद्वीप। सभी लोग महाद्वीप पे ही रहते हैं। और एक होता है महासागर। महासागर मतलब समुद्र की बात हो रही है जिसमें जल ही जल होता है, उसमें कोई रह नहीं सकता है। लेकिन जो धरातल होता है उसे हम बोलते हैं महाद्वीप, जहाँ पे हम रहते हैं। तो ये जो पर्वत होते हैं मतलब पहाड़, और महाद्वीप जिस पे हम रहते हैं, अभी हम जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे खड़े हैं, ये भी एक महाद्वीप है। ये हमारा कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। इसी प्रकार पृथ्वी के टोटल 7 महाद्वीप हैं। तो ये जो महाद्वीप हैं ये भी चलते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पृथ्वी अकेली चलती है ना। हम जिस महाद्वीप पे रह रहे हैं, जिस पर हमारे आसपास जो भी वस्तु सब गतिशील कर रही है पृथ्वी के साथ साथ। हाँ, तो आप पूछेंगे सर अगर हम सब चल रहे हैं तो फिर हमको दिख क्यों नहीं रहा, हमको ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि हम चल रहे हैं? तो सुनना, हमें इसका अनुभव इसलिए नहीं होता है कि हम भी इस गति के साथ चल रहे होते हैं। अगर हम भी इस गति के साथ में चल रहे होते हैं तो हमको इसका अनुभव नहीं होता है। ठीक है, हम जैसे पृथ्वी घूम रही है तो हम भी घूम रहे हैं, लेकिन हमको अनुभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है और हम उसके सामने बहुत छोटे हैं। और पृथ्वी जिस गति से घूम रही है उसके साथ साथ हम भी घूम रहे हैं, इसलिए हमको इसका अनुभव नहीं होता है। पृथ्वी की पपड़ी के भाग एक दूसरे को धक्का देते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी की पपड़ी, ये जो पृथ्वी है ना, ये भी बहुत सारी पपड़ियों से मिलके बनी होती है, बहुत सारी प्लेट से मिलके बनी होती है। ठीक है, ये भी एक बहुत सारी ऐसी, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, ऐसे रख 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 के क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी बनी हुई है। और पृथ्वी की पपड़ी के भाग एक दूसरे को धक्का देते हैं। ठीक है, ये जो भाग रहेंगे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है और घूमेगी तो ये एक दूसरे को क्या देंगे, धक्का देंगे। अगर यह भाग आसानी से नहीं बढ़े तो पृथ्वी वहां मुड़ जाती। मान लो इस प्लेट ने कोई धक्का दिया और इसने उसके रिएक्शन में बहुत कम काम किया, मतलब उसने जितना धक्का दिया इतना अगर नहीं मुड़ा वो, तो क्या हो जाएगी, फिर पृथ्वी वहां से मुड़ जाती है। ठीक है, जैसे कुछ दिया, उसने धक्का दिया, अगर ये धक्का बराबर नहीं लगा तो पृथ्वी वहां से क्या हो जाती, थोड़ी सी मुड़ जाती है। अब ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, बहुत बड़े स्तर पे होते हैं। ठीक है, हमारी सोच से बहुत परे होते हैं। ठीक है, अब और पृथ्वी के पूरे खंड
तत्काल 4 या 5 फीट तक खिसक जाते हैं। जो पृथ्वी के जो अलग अलग भाग है ना, ये 4-5 फीट तक खिसक जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, थोड़ा परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन सही नहीं हुआ तो ये भाग जो होते हैं ये 4 से 5 फीट तक खिसक जाते हैं। इसमें पैदा हुई विशाल कंपनों को भूकंपी तरंगे कहा जाता है। जब ये जो इसके भाग होते हैं, अलग अलग प्लेट्स होती है, ये जब खिसकती है आपस में, तो इनमें क्या होता है कि विशाल कंपनें होती है। ठीक है, विशाल कंपनें पैदा होती है। उन कंपनों को भूकंपी तरंगे कहा जाता है। जो कंपन होती ना, वो होती है, आपने स्प्रिंग को देखा होगा, स्प्रिंग कैसे गोल गोल घूमी हुई होती है ना, और उसके एक भाग को, है ना, एक भाग को पकड़ के हम अगर खींचे और उसको अगर हम छोड़ दें तो वो जो हिलती रहती है ना जिस प्रकार, उसी को हम कंपन बोलते हैं। ऐसे कंपन पृथ्वी में पैदा होते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इस कंपन को देख सकते हैं, कैसे लेना, उसके एक भाग को खींचना और फिर छोड़ देना, वो देखना हिलती रहेगी, तो उसी को हम बोलते हैं कंपन। तो ये जो कंपन जब पृथ्वी के ऊपरी भाग पे आते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपरी भाग पे रह रहे होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं भूकंप। ठीक है, ये जब कंपन अंदर, ये सब जो गतिविधि होती है, पृथ्वी के भाग अंदर मुड़ते हैं, 4 से 5 फीट तक खिसक जाते हैं, तो अंदर जो परिवर्तन होता है वहां से निकलती है कुछ कंपनें, और जब बाहर आती हैं तो इनको हमको अनुभव होता है, तो इसे हम बोलते हैं भूकंप। भूकंप में क्या होता है, हमें भी ऐसे कंपन होते हैं ना। कंपन होने से क्या होगा कि हल्के जो भूकंप होते हैं, बर्तन खड़खड़ा सकते हैं। ठीक है, हमारे जो घर में बर्तन रहते हैं वो खड़खड़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे से कुछ पृथ्वी के अंदर से कंपन के रूप में तरंगे आती है, और वो जब ऊपरी भाग पे आती है, क्योंकि हम पृथ्वी के सबसे ऊपर के भाग पे रहते हैं, अंदर भाग में तो नहीं रहते, और ये परिवर्तन होता है, ये पृथ्वी के अंदर होता है। और हमारे ऊपरी भाग पे जब ये तरंगे आती है तो हमारे क्या होते हैं, अगर हल्की तरंगे आती है तो बर्तन खड़खड़ा सकते हैं, छत पर लगी रोशनियां झूल सकती है। मतलब छत पे जो अगर कुछ भी लाइट अगर लगा है तो वो झूल सकता है, नीचे गिर सकता है। बड़े भूकंप में भवन गिर सकते हैं। अगर बड़ा भूकंप आया तो बड़ी बड़ी जो भी बिल्डिंग्स होती है वो सब गिर जाते हैं, घर गिर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़े भूकंप से भूस्खलन भी होता है। ठीक है, अगर बड़े भूकंप, पहले हल्का भूकंप आया तो हमारे बर्तन हिल जाएंगे, हमारे आसपास रखी सब वस्तु हिलेगी, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत समय तक हिलेगी, बहुत कम समय के लिए रहेगी, क्योंकि वो तरंग जब तक रहेगी, अंदर से जब कोई तरंग आएगी और उसका असर जब तक रहेगा, बस इतना सा बहुत कम समय के लिए रहेगा। छत पे लगी रोशनियां झूल सकती है। बड़े भूकंप अगर आए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, 10 मंजिल 15 मंजिल, वो तक गिर सकते हैं। बहुत बड़े भूकंप, और अगर बहुत बड़ा भूकंप आया तो भूस्खलन हो सकता है। भूस्खलन का मतलब होगा पर्वत, है ना, पर्वत भी, जो बड़े बड़े पर्वत रहते हैं, नदियां रहती है, ये भी हिल सकती है ना। नदियों का पानी बहुत ऊपर तक उछल सकता है। और सुनामी नाम की विशाल समुद्री लहरें आती हैं। देखिए, मैंने पहले बोल दिया पृथ्वी के दो भाग, एक जल और एक थल। तो थल पे अगर हम रहे तो हमारे पास आसपास बहुत सारी वस्तुएं, तो सब क्या हिलेगी, भवनें तो गिरेंगे, रोशनियां झूल सकती है। लेकिन अगर यही भूकंप की तरंगे अगर जल में चली जाती है तो सुनामी आती है। सुनामी का मतलब होगा ऊपर बहुत ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होगी, है ना। बहुत ऊपर ऊपर तक क्या होती है, लहरें उत्पन्न होती है। ठीक है, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो अक्सर सुनामी को देख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होती है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती है, और ये जो समुद्र का भाग रहता है ये घरों में तक चला जाता है, उसके अंदर बहुत अंदर तक चला जाता है, जो बहुत हानि होती है। ठीक है ना, भूकंप आएगा तो हानि होगी, बिल्डिंगें गिरेगी, है ना, हमारे घर के बर्तन गिरेंगे, भवनें गिरेगी। ठीक है, इसके अलावा सुनामी आएगी तो जन धन की सब चीज़ों की क्या होती है, हानि होती है। तो ये भूकंप आते क्यों है, पहले इसको समझिए। जब पृथ्वी होती है उसके अंदर अगर कुछ परिवर्तन होता है तो वो जो हमें बाहर दिखाई देता है उसी को हम बोलते हैं भूकंप। और भूकंप तरंगों के रूप में आता है। तरंग कैसे कहते हैं, है ना, मैंने समझा दिया, स्प्रिंग के रूप में तरंग को देख सकते हैं आप। तो वो जो तरंगी होती हैं उसी से हमें यहाँ पे परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये सब होते हैं भूकंप, और भूकंप से हमेशा हानि होती है। तो ये हमारा हो जाता है पैसेज कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके
प्रश्न उत्तरों की ओर। आपका पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न को पढ़ना है और इसके उत्तरों को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न है, हमें महाद्वीपों की गति का अनुभव क्यों नहीं होता। महाद्वीप मैंने समझाई दिए, जहाँ पे हम रहते हैं उसे हम बोलते हैं महाद्वीप। तो हमें जो महाद्वीप मतलब गति कर रहे हैं, मतलब जो चल रहे हैं, तो फिर हमको इसका अनुभव क्यों नहीं होता है। तो पहला, केवल पृथ्वी के कुछ भाग गति करते हैं। वे बहुत कम चाल से चलते हैं। हम भी उन्हीं के साथ चल रहे होते हैं। वे तभी चलते हैं जब हम सोए हुए होते हैं। तो हमको ढूंढना है हमें महाद्वीपों की गति का अनुभव क्यों नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा, हमें इसका अनुभव इसलिए नहीं होता है कि हम भी इस गति के साथ चल रहे होते हैं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या है, जब धरती के तल पर भूकंपी तरंगों का अनुभव होता है तो इसे क्या कहते हैं। तो हमको गद्यांश में ढूंढना पड़ेगा। तो ना यहाँ से पढ़ते हैं, इससे पैदा हुई विशाल कंपनों को भूकंपी तरंगे कहा जाता है और जिन्हें हम भूकंप के रूप में अनुभव करते हैं। भूकंपी तरंगों से अनुभव होता है तो इसे हम क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा भूकंप। ये यहाँ पे लिखा हुआ है गद्यांश में। गद्यांश में कौन सी लाइन कहाँ पे लिखी रहती है उसको भी हमको समझना है। तीसरा लिखा है, सुनामी आने का कारण है। मतलब जो सुनामी आएगी वो कब आएगी, छोटे भूकंप होंगे तब, ए, बी बड़े भूकंप होंगे तब, सी ज्वारी लहरें रहेगी, या डी विशाल लहरें रहेगी। तो सुनामी आने का कारण हमने सबसे आखिरी में देखा था। तो ये यहाँ पे लिखा देखिए, बहुत बड़े भूकंपों से भूसंकलन होता है और सुनामी नाम की विशाल समुद्री लहरें आती है बहुत बड़े भूकंपों से। तो छोटे भूकंपों से सुनामी नहीं आती है। छोटे भूकंपों से तो हमारे घर के बर्तन हिल सकते हैं बस, लेकिन बड़े भूकंप आएंगे तो इससे सुनामी आती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके सामने है। आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर भी आपको बताना है। चौथा प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न लिखा है यहाँ पे, एक छोटे भूकंप में इनमें से क्या होने की संभावना सबसे कम है। अगर छोटा भूकंप आया तो क्या नहीं होगा। तो पहला, कैबिनेट में रखे बर्तन खड़खड़ाते हैं। कैबिनेट में रखे बर्तन खड़खड़ाते हैं। तो हमने कहीं पे पढ़ा था कि हल्के भूकंप, ठीक है, छोटा या हल्का का मतलब एक ही होगा। हल्का मतलब छोटा भूकंप आ रहा है, ठीक है। तो हल्का लिखा है, यहाँ पे छोटा लिखा है। यही शब्दों की हेरा फेरी होती है यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे छोटा दे दिया, यहाँ पे हल्का दे दिया। तो इन शब्दों को हमको समझना है कि समानार्थी शब्द है। छोटा और हल्का का मतलब होगा एक ही होता है, ठीक है। तो हल्के भूकंप में हमारे बर्तन खड़खड़ा सकते हैं। तो ये बात तो सही है। उसने बोला है कि क्या होने की संभावना सबसे कम है, मतलब सबसे, जब हल्के भूकंप आते हैं या छोटे भूकंप आते हैं तो क्या नहीं होता, ये पूछ रहा सवाल। तो बर्तन तो खड़खड़ा जाते हैं। दूसरा, धरती थोड़ी झूलती है, ठीक है, धरती थोड़ी झूलती है। कहाँ पे लिखा है क्या है इससे कि धरती थोड़ी झूलती है। विशाल नहीं, घर पे लगी रोशनियां झूल सकती हैं। तो है ना, छत पे लगी रोशनियां झूल सकती है। तो ये भी हमको मिल गया, धरती थोड़ी झूलती है। मुझे आपको ये बताना है, क्या छोटे भूकंप आते हैं तो कभी भी भवन गिरते हैं क्या, नहीं गिरते हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा, सी आएगा, कि बड़े भूकंप जब आते हैं तो बड़े भूकंपों से भवन गिर सकते हैं, बल्कि हमको तो छोटे भूकंपों से पता करना है। तो बड़े भवन नहीं गिरते हैं, ठीक है। इसका उत्तर हमको नकारात्मक ढूंढना है। उसने बोला ना संभावना सबसे कम है, तो सबसे कम का मतलब होगा कि छोटे भूकंप आने पे बर्तन भी खड़खड़ा सकते हैं, धरती थोड़ी झूल सकती है और छत पे लगी रोशनियां झूलती हैं, लेकिन बड़े भवन नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते, क्योंकि बड़े भवन बड़े भूकंपों से ही गिरते हैं। प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 पढ़ना है, उपरोक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त
तत्काल का अर्थ होगा उपरोक्त। उपरोक्त शब्द का मतलब होता है जो ऊपर आपको गद्यांश दे रखा है, जो अनुच्छेद दे रखा है, उसकी बात हो रही है। उपरोक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त तत्काल का अर्थ होगा। प्रयुक्त मतलब उपयोग की। ये तत्काल शब्द का उपयोग हुआ कि आपके कहीं अनुच्छेद में ढूंढिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा है तत्काल, इस शब्द की बात हो रही है। उपरोक्त का मतलब ऊपर के गद्यांश में, प्रयुक्त मतलब ये उपयोग हुआ का अर्थ होगा प्रयुक्त। पृथ्वी के पूरे खंड तत्काल 4 या 5 फीट तक खिसक जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका समानार्थी पूछा है। जब भी आपसे किसी का कुछ अर्थ पूछे तो आपको समानार्थी बताना है, ठीक है। समानार्थी शब्द बताना। विलोम शब्द अगर वो पूछेगा तो वो आपसे स्पष्ट बोल देगा कि इन शब्दों के आपको विलोम शब्द बताना है। तो उपरोक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त तत्काल का अर्थ है केवल एक समय में, बी देर से, सी कुछ दूरी पर, या डी तुरंत। तत्काल का मतलब होता है तुरंत। तत्काल ये मेरा काम कीजिए मतलब तुरंत करना, उसी समय करना, कुछ भी देरी नहीं। जैसे किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ ऑर्डर दिया, किसी ने कुछ आदेश दिया, उसी समय हम काम करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं तत्काल काम करना, ठीक है। बिल्कुल उसमें देरी नहीं होना चाहिए। तो मतलब होगा तत्काल का मतलब हो जाएगा आपका अर्थ तुरंत, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो गद्यांश होगा इसका 5वें का उत्तर डी आ जाएगा, ठीक। तो आज हमारा अनुच्छेद नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आगे भी हम इसी प्रकार तैयारी करते रहेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको 5 में से कितने नंबर आए वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।